हेलो बच्चों, पार्टी वेलकम बैक टू द येट अनदर सेशन। तो आज के क्लास में हम एलएलपी मॉडल को सॉल्व करने का सेकंड मेथड पढ़ने वाले हैं, दैट इज सिंपलेक्स मेथड। एलएलपी मॉडल सॉल्व करने के हमारे पास दो मेथड, तो फर्स्ट वन इज ग्राफिकल मेथड एंड सेकंड वन इज सिंपलेक्स मेथड। तो आज के क्लास में हम सिंपलेक्स मेथड को समझेंगे। उस मेथड को समझने से पहले हमें कुछ टर्मिनोलॉजीज समझ लेनी बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम इन टर्मिनोलॉजीज का मतलब समझ लेते हैं। फर्स्ट वन इज स्लैक वेरिएबल। अब बेटा देखो, मेरे को कोई भी मेथड से एलएलपी मॉडल को सॉल्व करने से पहले इनकी इनइक्वालिटीज को इक्वालिटीज में कन्वर्ट करना पड़ता है। बिल्कुल मैम, करना पड़ता है। तो लेट्स से ये फर्स्ट वाली इक्वेशन पकड़ो। फर्स्ट वाली इक्वेशन में क्या बोला है? 3x1 प्लस 5x2 प्लस 7x3 लेस देन और इक्वल्स टू 64। अगर मैं इसकी देखूं, इस इक्वेशन को तोड़ के देखूं, तो इस इक्वेशन में मेरे पास दो तरह की इक्वेशन बन जाती है। एक बन जाती है मेरे पास 3x1 प्लस 5x2 प्लस 7x3 इक्वल्स टू 64। एंड सेकंड पार्ट क्या है इस इक्वेशन का? 3x1 प्लस 5x2 प्लस 7x3 लेस देन 64। ये दो इक्वेशंस मेरे पास बन रही हैं इसमें, है ना, क्योंकि उसने इक्वल्स टू और लेस देन की बात की है। तो इक्वल्स टू वाली बात तो ठीक है, ये इक्वालिटी हो गई। बट ये वाला केस हमें दिक्कत देता है। क्यों देता है ये वाला केस दिक्कत? क्योंकि इसमें बोला है लेस देन 64, कि हमारी ये वाली जो वैल्यूज है ये 64 से लेस देन है। मतलब कि इसे इक्वल बनाने के लिए इसमें कुछ प्लस करना पड़ेगा ना। तो इसमें मैं क्या प्लस करूंगी? 3x1 प्लस 5x2 प्लस 7x3 में मुझे प्लस करना पड़ेगा, तभी मैं 64 के पास पहुंच सकूंगी। तो इसमें मैं एस वेरिएबल को प्लस करूंगी। तो इसे ही मैं कहती हूँ स्लैक वेरिएबल। ये जो वेरिएबल मैंने प्लस किया ना 64 तक पहुंचने के लिए, अपनी इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करने के लिए, इसे मैं कहती हूँ स्लैक वेरिएबल। अभी इस स्लैक वेरिएबल का कोएफिशिएंट क्या रहेगा? तो इस स्लैक वेरिएबल का कोएफिशिएंट रहता है 1। मतलब कि कोई वैल्यू नहीं है इस स्लैक वेरिएबल की, हमारी इक्वेशन में कोई वैल्यू नहीं है इस स्लैक वेरिएबल की। क्यों मैम कोई वैल्यू क्यों नहीं है? क्योंकि बेटा जी, अगर मैं इसकी वैल्यू 1 रखूंगी तो मेरी इक्वालिटी वाली सिचुएशन भी फुलफिल कर देगा। अब इक्वालिटी वाली में मेरे पास, क्योंकि उन्होंने बोला है यहाँ तो ये इक्वल्स टू 64 हो सकता है, यहाँ तो ये लेस देन 64 हो सकता है। अगर ये इक्वल्स टू 64 हुआ और सोचो मैं यहाँ पे कोई हायर वैल्यू रख देती हूँ, लेट्स से मैं यहाँ पे वैल्यू रख देती हूँ 3 और 4, तो क्या, तो ये चीज प्लस हो जाएगी ना उसमें, है ना। स्लैक वेरिएबल की मेरी कोई भी वैल्यू हो तो 3 इंटू लेट से स्लैक वेरिएबल की 1 ही वैल्यू आई है, तो 3 प्लस हो जाएगा ना। तो ये 64 के इक्वल्स टू नहीं ना हो पाएगी अगर मैं इक्वालिटी वाली सिचुएशन लेके चलूं। तो इसीलिए मैंने उसकी वैल्यू क्या रखी है? 1 रखी है। 1 मतलब कोई वैल्यू नहीं रखी है मैंने उसकी, ताकि ये इक्वल्स टू वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाए और लेस देन वाली कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है, इसे ही हम कहते हैं स्लैक वेरिएबल। अब मैम आपने इस बार स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाया, जब हमने ग्राफिकल मेथड पढ़ा था तब तो हमने स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया नहीं था, हमने ऐसे ही इक्वल्स टू में कन्वर्ट कर दिया था उस इनइक्वालिटी को। तो इस बार मैंने ऐसा क्यों किया है बेटा? जब हम ग्राफिकल मेथड बना रहे होते हैं ना, तो उस केस में हम लाइन ड्रॉ करते हैं। जैसे लेट्स से हम ये फर्स्ट वाली इक्वेशन ही उठा लें, तो इसमें क्या इक्वेशन थी? x1 प्लस x2 इज मोर देन 4। ठीक है, मैंने इक्वालिटी में कन्वर्ट कर दिया लाइन ड्रॉ करने के लिए। बट उसके बाद जो इनइक्वालिटी थी जो बोल रही थी मोर देन 4, तो मैंने इस सिचुएशन को भी कंसीडर किया था। मैंने ये ऊपर को साइन लगाए थे ना कि मोर देन 4 भी हो सकता है। फिर उसके बाद मैं अपना फीजिएबल रीजन निकालती थी, फिर उस फीजिएबल रीजन में से एक पॉइंट निकालती थी ऑप्टिमल वाला। ठीक है, तो उसमें भी मैं इनइक्वालिटी को कंसीडर कर रही थी, बट दूसरे वे में कंसीडर कर रही थी। अब हम ग्राफिकल मेथड तो कर नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल मेथड कर रहे हैं। तो इस केस में मुझे इससे पहले ही इनइक्वालिटी को खत्म करना पड़ेगा। तो मुझे क्या इंट्रोड्यूस करना है? स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना है। ठीक है, चलो अभी दोनों इक्वेशन में स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करते हैं। 3x1 प्लस 5x2 प्लस 7x3 प्लस 1s1 इक्वल्स टू 64। सेकेंड इक्वेशन को भी ऐसे ही कन्वर्ट कर लेंगे। 2x1 प्लस 7x2 प्लस 9x3 प्लस 1s2, उसका रेस टू करेंगे ना, s1 तो ऊपर हो गया, इक्वल्स टू 64। अब इन इक्वेशंस को इक्वल बनाने के लिए मैं यहाँ पे एक और चीज प्लस कर दूंगी, क्या? 0s2, ताकि नीचे वाली इक्वेशन ऊपर वाली इक्वेशन के इक्वल हो सके। इसलिए जो नीचे प्लस किया ना वो मैं ऊपर भी प्लस कर दूंगी, बट द जीरो वैल्यू, मतलब कोई वैल्यू नहीं है उसकी। ठीक है, जीरो को किसी के भी साथ मल्टीप्लाई करो जीरो ही आएगा, तो इसलिए जीरो वैल्यू के साथ इसे ऊपर प्लस कर दूंगी, और S1 को भी इसी तरह से नीचे प्लस कर दूंगी जीरो वैल्यू के साथ। ठीक है, समझ आया? इस तरह से मैं इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करती हूँ सिंपलेक्स मेथड में। फर्स्ट स्टेप मेरा यही रहता है। ठीक है, ये होते हैं जो हमने ये S1 S2 इंट्रोड्यूस किए ना, इसे हम क्या कहते हैं? स्लैक वेरिएबल कहते हैं।
नेक्स्ट वन इज बेसिक वेरिएबल। अब बेटा जी जो आपने इक्वेशन बनाई, ये वाली इक्वेशन बनाई है आपने, ये इक्वेशन बना के रखी है आपने। अब इसमें से जो S1 और S2 वाली वैल्यूज है ना, ये वाली वैल्यूज उठाओ एक बार। कैसे है मेरे पास 0S1, सॉरी 1S1, 0S2, 1S2, 0S1, 0S1 और 1S2, इस तरह से मेरे को वैल्यूज दे रखी है ना इसमें। अब इसके कोफिशिएंट सिर्फ उठाओ, कोफिशिएंट उठाओगे तो आपके पास मैट्रिक्स कैसे बन जाएगा, ऐसा मैट्रिक्स बन जाएगा ना। तो जो वेरिएबल आपको इस तरह का मैट्रिक्स बना के देते हैं, उन वेरिएबल को हम क्या कहते हैं, बेसिक वेरिएबल कहते हैं। तो यानी कि मेरा सिंपलेक्स मेथड में S1 और S2 क्या हो जाएंगे, बेसिक वेरिएबल बन जाएंगे। ठीक है, समझ आया बेसिक वेरिएबल क्या होता है। तो ये होते हैं हमारे दो तरह के वेरिएबल, बेसिक वेरिएबल एंड स्लैक वेरिएबल। नेक्स्ट वेरिएबल हम समझने वाले हैं सरप्लस वेरिएबल। अब सरप्लस वेरिएबल क्या होता है, ये मेरे पास दूसरी इक्वेशन दे रखी है, इसकी भी हम इनइक्वालिटी को खत्म करते हैं। सबसे पहले 3x1 plus 5x2 plus 7x3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 64। मतलब कि अब इस बार मुझे इसे इक्वल करने के लिए, देखो दो इक्वेशन बन रही है ना इसमें, 3x1 plus 5x2 plus 7x3 इक्वल टू 64, या फिर 3x1 plus 5x2 plus 7x3 is greater than 64। तो इस ग्रेटर देन 64 को इक्वल टू 64 करने के लिए मुझे यहाँ से कुछ माइनस करना पड़ेगा, है ना। तो इस बार प्लस की जगह मुझे क्या करना है, माइनस करना है। देखो क्या बन जाएगी इक्वेशन यहाँ पे, 3x1 प्लस 5x2 प्लस 7x3 माइनस 1x1 इक्वल्स टू 64 बन जाएगा। उसी तरह से नीचे वाले को कन्वर्ट करेंगे, 2x1 प्लस 7x2 प्लस 9x3 माइनस s2 करेंगे इक्वल्स टू 64 बन जाएगा। अब जो नीचे इंट्रोड्यूस किया है स्लैक वेरिएबल, वो ऊपर भी लेके जाएंगे विद नेगेटिव वैल्यू। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस 0s2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस 0s1। ठीक है, ये मेरी क्या बन जाएगी, इक्वालिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। अब जरा एक बार इसके कोफिशिएंट्स को उठाना, इसके कोफिशिएंट्स क्या बनते हैं, क्या इक्वेशन है मेरे पास यहाँ पे बन गई, ये दो 1 माइनस 0, -1 और 0 के साथ माइनस है तो वो 0 ही हो जाएगा, -1 0 और 0 -1। इस तरह से मेरा मैट्रिक्स बन जाएगा। क्या ये बेसिक वेरिएबल बना रहा है मेरा मैट्रिक्स, क्या ये बेसिक वेरिएबल बना रहे हैं, नहीं बना रहे हैं। क्यों नहीं बना रहे हैं, क्योंकि -1 आ गया। बेसिक वेरिएबल बनने की कंडीशन क्या है, 1 0 0 1, इस तरह से होने चाहिए मेरे बेसिक वेरिएबल, पर ये बेसिक वेरिएबल नहीं बना पा रहे हैं। तो मुझे सिंपलेक्स मेथड से इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बेसिक वेरिएबल का होना बहुत जरूरी है। तो अभी इसे बेसिक वेरिएबल मेरे को इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे, तो इसीलिए मैं इक्वेशन इस तरह से फॉर्मुलेट करूंगी। देखो क्या किया मैंने इस इक्वेशन में, अपना यहाँ तक तो मैंने ठीक किया, पर ये जो थी ना, ये मेरा बेसिक वेरिएबल नहीं बना पा रहे थे, तो मुझे बेसिक वेरिएबल आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस करने पड़े। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 1a1 को प्लस कर दिया, आर्टिफिशियल वेरिएबल को इंट्रोड्यूस किया, और यहाँ पे क्या किया, 1a2 को इंट्रोड्यूस कर दिया, और उसी तरह से 0a1 एंड 0a2 को कॉरेस्पॉन्डिंगली मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया। अब ये मेरे क्या बना देंगे, 1 0 0 एंड 1, ये मेरे अब बन रहे हैं बेसिक वेरिएबल। तो इस इक्वेशन में बेसिक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करने के लिए मेरे को आर्टिफिशियल वेरिएबल इंट्रोड्यूस करने पड़े। ठीक है, तो ये थे आपके आर्टिफिशियल वेरिएबल जो आपने a1 वाले इंट्रोड्यूस किए, और ये जो आपने माइनस में इंट्रोड्यूस किए वेरिएबल, इसे हम क्या कहते हैं, सरप्लस वेरिएबल कहते हैं। ठीक है बेटा जी, देखो क्या बोला मैंने, फर्स्ट वाले केस में मुझे माइनस में नहीं था डालना साइन, प्लस में साइन डालना था, तो वो मेरे बेसिक वेरिएबल बना रहे थे। इस केस में मेरे साइन जो है ना वो माइनस में चले गए, तो ये इस केस में मेरे बेसिक वेरिएबल नहीं बने। तो बेसिक वेरिएबल बनाने के लिए मुझे आर्टिफिशियल वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करना पड़ा। ठीक है, समझ आया। अब बेटा जी ये वाला जो प्रोसेस है ना, ये बहुत हेक्टिक हो जाता है, ये आपको फाइनल में पढ़ना है। अभी आपके इंटर लेवल में ये वाला प्रोसेस नहीं है कि जिसमें आप बेसिक वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करोगे खुद से, आर्टिफिशियल वेरिएबल मतलब इंट्रोड्यूस करोगे। ठीक है, आपको फाइनल में कैसे है, अगर मैम ठीक है मेरे को समझ आया कि इतना हेक्टिक वाला मेरे को इंटर में नहीं है, लेट्स से अगर मुझे मोर देन वाली इक्वेशन आ गई, तो उस केस में मुझे क्या करना है, तो आपके पास ऑप्शन होता है कि अगर आपके पास मोर देन वाली इक्वेशन आ गई है तो उसे आप सबसे पहले लेस देन में कन्वर्ट कर लो, सबसे पहले उसे लेस देन में कन्वर्ट कर लो, देन उसको सॉल्व कर लो।
ठीक है, लेस देन में कन्वर्ट कैसे करेंगे, पूरी इक्वेशन को माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जैसे मेरे पास ये पूरी इक्वेशन दे रखी है ना, 3x1 5x2 एंड 7x3, इसको मैं माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी। ये है ना इक्वेशन, 3x1 प्लस 5x2 प्लस 7x3 इज मोर देन और इक्वल टू 64। तो इसे मैं क्या करूंगी, माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो क्या बन जाएगी, ये -3x1 -5x2 -7x3 लेस देन और इक्वल टू 64 में बन जाएगी ये इक्वेशन मेरी। ठीक है, समझ आई। अब ये मेरी इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो गई है, लेस देन में कन्वर्ट हो गई है। तो मैं इसे स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करके सॉल्व कर सकती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है मेरे पास अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल। अब ये देखो बेटा जी, ये जो इक्वेशन हमें दे रखी है, maximize 3x1 plus 2x2 subject to some constraint x1 minus x2 is greater than or equals to 0, x1 plus x2 is greater than or equals to 3, x1 is greater than or equals to 0। हमारे पास यहाँ पे दो वेरिएबल है इस इक्वेशन में, x1 एंड x2। तो लॉजिकली क्या कंस्ट्रेंट होना चाहिए था आपका, नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट, x1 और x2 इज इक्वल्स टू, इज मोर देन और इक्वल्स टू 0। बट हमें नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट क्या दे रखा है कि x देन इज मोर देन और इक्वल्स टू 0, की मतलब सिर्फ जो x1 है वही हमारा नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट को फुलफिल कर रहा है। ये जो x2 है ना, this can be equals to 0 or this can be less than 0 और this can be more than 0। कुछ भी हो सकता है हमारा ये वेरिएबल, मोर देन 0 भी हो सकता है, लेस देन 0 भी हो सकता है और इक्वल्स टू 0 भी हो सकता है, क्योंकि इसने नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट नहीं डाला हुआ है। तो अब मुझे नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट तो बनाना पड़ेगा। तो इस केस में मैं क्या इंट्रोड्यूस करती हूँ, अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करती हूँ। तो इस केस में मैं क्या करूंगी, क्या इक्वेशन है मेरी, x1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कर रखा है, मुझे x2 को भी नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट में डालना है। तो मैं क्या करूंगी, दो वेरिएबल इंट्रोड्यूस करूंगी, x3 एंड x4, x3 एंड x4 दो वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करूंगी। तो x2 इक्वल्स टू x3 माइनस x4 कर दूंगी, तो ये मेरी कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगा। अब देखो, लेट्स से कि x3 को मैं लेट कर लूं 1 -2। ठीक है, तो x2 कितना आ जाएगा, लेट्स से x3 है मेरे पास 1 और x4 है मेरे पास 2, तो मेरे पास x2 कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। लेस देन 0 वाली कंडीशन सेटिस्फाई। लेट्स से मैं x3 को 1 लेट कर लूं और x4 को भी 1 लेट कर लूं, तो मेरे पास x2 कितना आ जाएगा, 0। नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट वाली कंडीशन भी फुलफिल। लेट्स से मैं x3 को 2 लेट कर लूं एंड x4 को 1 लेट कर लूं, तो मेरे पास x2 कितना आ जाएगा, 1। मोर देन 0 वाला भी हो सकता है। मतलब कि ये दो वेरिएबल इंट्रोड्यूस करने से मैंने क्या कर दिया कि जो मेरा x2 है वो कुछ भी हो सकता है, -1 0 नेगेटिव पॉजिटिव 0 कुछ भी हो सकता है, मोर देन 0 लेस देन 0 और 0 भी हो सकता है, ये मैंने बता दिया। और अब मैं क्या करूंगी कि इस x3 और x4 को नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट में डाल दूंगी। मतलब कि जो मेरा x3 और x4 है वो लेस देन और इक्वल्स टू 0 है। ये जो दो वेरिएबल मैंने इंट्रोड्यूस किए इसे हम क्या कहते हैं, अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल कहते हैं। जिसको तो समझ आ गया वेल एंड गुड है, जिसको बेटा नहीं समझ आया है ये आपको करने की जरूरत भी नहीं है, आपके मॉड्यूल में सिर्फ इसका थियोरी पोर्शन दे रखा था समझाने के लिए, तो ये आपको एमसीक्यू में पूछ सकता है, इसलिए मैंने आपको करवा दिया। ये जो आपका टॉपिक है ये पर्टिकुलरली आपको फाइनल में पढ़ाया जाएगा, इंटर में आपका ये नहीं है। इंटर में सिर्फ आपको बेसिक बेसिक बताया गया हुआ है कि ग्राफिकल मेथड से सोल्यूशन कैसे होगी, मॉडल कैसे बनेगा आपका एलएलबी मॉडल, एंड सिंपलेक्स मेथड से बेसिक सॉल्यूशन कैसे निकलेगा। डिफिकल्ट वाले आपको भी नहीं बताए, वो सारे फाइनल में आएंगे। मतलब आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिए, आपका बेस तैयार कर दिया, फाइनल में आके सीधा हथौड़ा मारेंगे। ठीक है, अब हमने सारी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज समझ लिया, नाउ वी आर रेडी टू गो विद आवर सिंपलेक्स मेथड। तो यहाँ पे मैंने आपको प्रॉपर प्रोसीजर लिख के दे रखा है कि सिंपलेक्स मेथड में कैसे हम सॉल्व करते हैं अपना क्वेश्चन को। फर्स्ट वन इज आपको चेक करना है कि वेदर द ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ एलएलपी इज मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज्ड। इफ इट इज ऑफ मिनिमाइजेशन वी नीड टू कन्वर्ट इट इनटू प्रॉब्लम ऑफ मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, अगर आपका जो आपका एलएलपी मॉडल है अगर वो आपको मोर देन वाले में दिया हुआ है ना, तो सबसे पहले हमें उसे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, लेस देन वाले में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, लेस देन वाले में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैंने आपको रीजन बता दिया ना, क्योंकि हमें आर्टिफिशियल वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, पहले स्लैक वेरिएबल डाले फिर आर्टिफिशियल वेरिएबल डाले, कितना हेक्टिक हो जाएगा। तो इसीलिए हम मोर देन वाले को किस में कन्वर्ट कर देंगे, लेस देन में कन्वर्ट कर देंगे। देन चेक ऑल द डिसीजंस वेरिएबल आर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। वही वही वाली बात जो मैंने बोल दिया ना। ठीक है, ये जो ऊपर वाला आपका कंसेप्ट है ना कि मैक्सिमाइजेशन को मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये भी आपका फाइनल का पार्ट है।
क्या करते हैं, इसे ना हम इरेज ही कर देते हैं, क्योंकि अभी तो ये आपको आएगा नहीं। ठीक है, फर्स्ट स्टेप हमारा यही है। क्या करना है हमें, सबसे पहले अपने सारे डिसीजन वेरिएबल चेक करने हैं कि वो मोर देन और इक्वल टू जीरो हो, यानी कि नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट फुलफिल कर रहे हो। x1 x2 ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होना चाहिए। डिसीजन वेरिएबल हम बनाते हैं ना, वो मोर देन और इक्वल टू जीरो होने चाहिए, नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट फुलफिल करने चाहिए। अगर नहीं कर रहे हैं तो क्या करना पड़ता है हमें, अनरेस्ट्रिक्टेड वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। तो अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल हमारे सिलेबस में तो है ही नहीं है, तो ये सिर्फ मैंने आपको बताने के लिए लिख दिया, आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा पेपर में। फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, प्रॉब्लम, चेक वेदर द प्रॉब्लम इज ऑफ मोर देन और लेस देन वाली प्रॉब्लम है। इफ मोर देन वाली प्रॉब्लम है तो उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको लेस देन वाली में। कैसे कन्वर्ट करोगे, माइनस वाला साइन डाल के कन्वर्ट करोगे। ये यहाँ पे ये स्टेप लिख रखा है, चेक ऑल द राइट हैंड साइड ऑफ द वैल्यूज आर पॉजिटिव और नॉट, इफ नॉट कन्वर्ट इट इनटू पॉजिटिव वैल्यूज बाय मल्टीप्लाइंग इट विद माइनस साइन। ठीक है, आपको नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपको चेक करना है कि आपकी जो राइट हैंड साइड वाली वैल्यूज है ना, वो पॉजिटिव होनी चाहिए। पहले तो आपको चेक करना है कि आपका जो क्वेश्चन है वो आपको मोर देन वाले में दे रखा है कि लेस देन वाले में दे रखा है। अगर मोर देन वाले में दे रखा है तो मुझे उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, मैंने आपको रीजन बता दिया क्यों। ठीक है, कैसे कन्वर्ट करेंगे, माइनस के साथ मल्टीप्लाई करके। देन मुझे चेक करना है कि जो मेरी राइट हैंड, देन मुझे चेक करना है कि नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट फुलफिल हो रहा है, ठीक है, नहीं हो रहा है तो अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है। देन मुझे चेक करना है कि जो मेरी राइट हैंड साइड वाली वैल्यूज है, मतलब कि जो इक्वल्स वाली साइड वैल्यूज होती है ना, वो वाली वैल्यूज मेरी पॉजिटिव में है कि नेगेटिव में है। अगर मेरी वो वैल्यूज पॉजिटिव नेगेटिव में है तो मुझे अगेन उसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा बाय मल्टीप्लाइंग इट टू माइनस साइन, और उसी के साथ साथ मेरा लेस देन और मोर देन और ग्रेटर देन वाला साइन बदल जाएगा ना। ठीक है, जैसे हम करेंगे ना वैसे आपको समझ आएगा ये चीजें। देन एक्सप्रेस द प्रॉब्लम इन स्टैंडर्ड फॉर्म बाय इंट्रोड्यूसिंग द स्लैक और सरप्लस वेरिएबल और कन्वर्ट द इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट इनटू इक्वेशन। ठीक है, देन स्लैक वेरिएबल हमें इंट्रोड्यूस करना है, फिर उसके बाद ये है मेरे पास इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल, इस टेबल में मुझे वैल्यूज को पुट करना है। ठीक है, आ जाओ सबसे पहले हम क्वेश्चन पे चलते हैं, उसे सॉल्व करेंगे ना फिर हमें आ जाएगा करना। ये रहा मेरे पास पहला क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन दे रखा है, मैक्सिमाइज 12x1 प्लस 16x2 10x, आपको सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट क्या दे रखे हैं, 10x1 प्लस 20x2 इज लेस देन और इक्वल टू 120, 8x1 प्लस 8x2 इज लेस देन और इक्वल टू 80, x1 एंड x2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। फर्स्ट स्टेप क्या है, मुझे चेक करना है कि मेरे को ये जो कंस्ट्रेंट दे रखे हैं लेस देन में दे रखे हैं कि मोर देन में दे रखे हैं। लेस देन में दे रखे हैं मतलब मेरे को सरप्लस वेरिएबल डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरा स्लैक वेरिएबल से काम चल जाएगा। सेकंड स्टेप क्या है, मुझे चेक करना है कि मेरा नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट मेरा फुलफिल हो रहा है तो मुझे अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अभी हम इसे, फिर थर्ड स्टेप क्या होता है हमारा, हमें इस इक्वेशन को, इनइक्वालिटीज को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इक्वालिटीज में कन्वर्ट करना है, तो अभी हम वही करेंगे। 10x1 plus 20x2 converting the equation into standard form। ठीक है, 10x1 plus 20x2 minus 1s1 equals to 64, माइनस करना पड़ेगा ना समथिंग, तभी हम इक्वल्स टू 120 के पहुंचेंगे, है ना। उन्होंने बोला कि ये, सॉरी माइनस बोल रही हूँ, प्लस करना पड़ेगा ना मुझे समथिंग, तभी हम इक्वल्स टू 120 के पहुंचेंगे। देन नेक्स्ट आ रहा है मेरे पास 8x1 प्लस 8x2 प्लस 1s2 इक्वल्स टू 64, नहीं इक्वल्स टू 80, और यहाँ पे भी 64 नहीं है 120। ठीक है, अभी जो नीचे इंट्रोड्यूस किया वो ऊपर इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा 0s2 के साथ, जो ऊपर किया वो नीचे करना पड़ेगा 0s1 के साथ।
ठीक है, क्या ये मेरी बेसिक वेरिएबल बन रहे हैं 1001? यस मैम, बेसिक वेरिएबल मेरे बन रहे हैं। वेल एंड गुड है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप मैंने सॉल्व कर लिया है, मैंने अपनी इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है, सारी इनइक्वालिटीज को इक्वालिटीज में कन्वर्ट कर लिया है। अब मेरा सेकेंड स्टेप क्या है, मुझे इस इक्वेशन को पुट करना है अपने इनिशियल टेबल में। पुटिंग दी इक्वेशन इनटू इनिशियल सिंपलेक्स टेबल। ठीक है, मैं टेबल पीछे से कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ। ये वाला टेबल उठा लेते हैं ना, आप लोगों को ये टेबल ऐसे बनाना पड़ेगा। रुको, मैंने पहले आपको टेबल यहीं से समझाती हूँ। ये देखो, मैंने आपके ना यहाँ पे टेबल ये बना रखा है समझाने के लिए। पहले हम इसे समझते हैं, फिर इसमें हम खुद वैल्यूज डालेंगे, फिर हमें ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। हमें अब क्या बनाना है, इनिशियल सिंपलेक्स टेबल बनाना है। अब इनिशियल सिंपलेक्स टेबल क्या होता है, ऐसे बनता है ये आपका इनिशियल सिंपलेक्स का टेबल, प्रॉपर ऐसे बनना है, यही फॉर्मेट आपको पेपर में भी फॉलो करना है। सबसे पहले यहाँ पे आता है CBI। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या लिखना है, CBI। अब CBI का मतलब क्या है, कोफिशिएंट ऑफ स्लैक वेरिएबल, जो आपके स्लैक वेरिएबल हैं। ठीक है, ऐसा करती हूँ मैं ना, इस टेबल को उधर ले जाती हूँ ताकि साथ साथ में आपको मैं वैल्यूज भी दिखा सकूं। चलो, ये देखो क्या बोल रहे हैं। सबसे पहले मुझे यहाँ पे लिखना है CBI। अब CBI का मतलब क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ स्लैक वेरिएबल। अब मैंने यहाँ पे कितने स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस किए हैं, 2 स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस किए हैं मैंने 1S1 प्लस 0S2 और यहाँ पे 0S1 प्लस 1S2। तो अभी मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मैं अपने स्लैक वेरिएबल के कोफिशिएंट्स लिखूंगी। क्या कोफिशिएंट्स है मेरे पास स्लैक वेरिएबल के, 1 एंड 0 है मेरे पास स्लैक वेरिएबल के कोफिशिएंट्स। CJ में क्या लिखूंगी, कोफिशिएंट ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, CJ। अब CJ में मुझे क्या लिखना है, कोफिशिएंट ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन मेरे पास क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन है मैक्सिमाइज 12x1 प्लस 16x2। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, ऑब्जेक्टिव फंक्शन के कोफिशिएंट लिखूंगी। बेसिक वेरिएबल में हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बेसिक वेरिएबल क्या होता है, बेसिक वेरिएबल मतलब कि जो मेरा ये वाले टेबल की कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो बेसिक वेरिएबल हमारे कौन से थे, S1 और S2 मेरे बेसिक वेरिएबल थे। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, मेरे बेसिक वेरिएबल लिखूंगी। ठीक है, और बीच में क्या मेरी वैल्यूज आएंगी, कोफिशिएंट ऑफ कंस्ट्रेंट्स, जो मेरे कंस्ट्रेंट्स हैं। ये जो कंस्ट्रेंट्स दे रखे हैं ना, X1 X2, ठीक है, इनके मैं क्या लिखूंगी, कोफिशिएंट्स लिखूंगी मैं अपने कंस्ट्रेंट्स के। देन यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका सॉल्यूशन। सॉल्यूशंस मतलब कि जो इक्वल्स टू के बाद आपकी जो वैल्यूज आती है ना, वो आ जाएंगे यहाँ पे। फिर यहाँ पे ZJ मतलब कि आपको यहाँ पे टोटल लिखना है किसका, आपको CBI मल्टीप्लाई बाय कोफिशिएंट ऑफ कंस्ट्रेंट और उसको प्लस करके यहाँ पे टोटल लिखना है। यानी कि ZJ मतलब सबमिशन ऑफ CBI इनटू कोफिशिएंट ऑफ कंस्ट्रेंट। ठीक है, और CJ माइनस ZJ यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद ये रेशो वाला कॉलम है, रेशो वाला कॉलम मैं बता दूंगी इसे कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि टेबल में सारी वैल्यूज डालना शुरू करते हैं। आपको बेसिक नॉलेज पता चल गई ना किस टेबल में है क्या। चलो, अब इसमें हम डालते हैं अपनी वैल्यूज। सबसे पहले आएगा हमारे पास CJ, यहाँ पे फिर क्या आएगा मेरे पास, सॉरी यहाँ पे आएगा मेरे पास CBI, यहाँ पे आएगा मेरे पास CJ। CBI मतलब कोएफिशिएंट ऑफ स्लैक वेरिएबल। स्लैक वेरिएबल मेरे पास कौन से हैं, S1 एंड S2। S1 एंड S2 दो स्लैक वेरिएबल मैंने इंट्रोड्यूस कराए हैं, दोनों के कोएफिशिएंट क्या है मेरे पास, 0। अब इन दोनों के कोएफिशिएंट में हम अपने 0 के लिए यहाँ पे 1 भी तो है ना। तो बेटा जी, जो स्लैक वेरिएबल मैंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए होते हैं ना, अपने नीचे कंस्ट्रेंट्स में इंट्रोड्यूस किए होते हैं, वही मेरे को ऑब्जेक्टिव फंक्शन में भी तो लिखने पड़ेंगे ना। ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी तो सेम ही लिखते हैं हम, 12x1 प्लस 16x2, ये मेरे पास था ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो ये स्लैक वेरिएबल मुझे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में भी एज इट इज डालने पड़ेंगे, प्लस 0S1 प्लस 0S2, ताकि मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन बिल्कुल ना हिले, इसलिए मैंने इसकी क्या वैल्यू रखी है, 0 रखी है।
तो यही वैल्यू हमने कोफिशिएंट कहाँ पे डाले हैं, यहाँ पे डाले हैं स्लैक वेरिएबल के कोफिशिएंट्स। अब सीजे में क्या आता है, कोफिशिएंट्स ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है मेरे पास, x1 का 12 और x2 का 16, यहाँ पे 0 और यहाँ पे भी आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएंगे आपके डिसीजन वेरिएबल। मे भी मैंने यहाँ पे पहले बेसिक वेरिएबल बोल दिया था ना, यहाँ पे आपके क्या आएंगे, डिसीजन वेरिएबल आएंगे। क्या आएंगे, डिसीजन वेरिएबल आएंगे। डिसीजन वेरिएबल मेरे पास कौन से, x1 x2 s1 और यहाँ पे s2। आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जो भी वेरिएबल दे रखे हैं मैं यहाँ पे लिख दूंगी। अब बीच में क्या वैल्यूज आएंगी, कंस्ट्रेंट की वैल्यूज आएगी। कंस्ट्रेंट की वैल्यू क्या है, 10 20 1 and 0 8 8 0 and 1। ठीक है, ये मेरी हो गई कंस्ट्रेंट्स की वैल्यू। अभी ZJ का मतलब क्या होता है, ZJ यानी कि आपको, ZJ मतलब सबमिशन ऑफ CBI मल्टीप्लाई बाई कोएफिशिएंट ऑफ डिसीजन वेरिएबल। ठीक है, मतलब कि आपको इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है, और इनका टोटल यहाँ पे हमें लिख देना है। ठीक है, 0 इंटू 10 0, 8 इंटू 0 0, तो ZJ मेरा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसी केस में यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, और यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, क्योंकि 0 को किसी के भी साथ मल्टीप्लाई करो 0 ही आएगा। ये देन यहाँ पे क्या आता है, CJ माइनस ZJ। CJ क्या है, 12 माइनस 0 12, 16 माइनस 0 16, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0। यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन यानी कि कंस्ट्रेंट में जो राइट हैंड साइड वाली वैल्यू 120 एंड 80। यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, रेशो। ये रेशो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, इसे हम देखते हैं अभी। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या लिखनी है, रेशो लिखनी है। इतना मेरा सॉल्यूशन निकल गया। उसके बाद मेरे को चेक करनी है मेरी ऑप्टिमैलिटी कंडीशन। क्या चेक करनी है, ऑप्टिमैलिटी कंडीशन। ये देखो यहाँ पे लिख रखी है मैंने ऑप्टिमैलिटी कंडीशन। फॉर मैक्सिमाइजेशन आपकी ऑप्टिमैलिटी कंडीशन क्या है, और CJ माइनस ZJ शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू 0। अब ये मेरी कौन सा केस है, मेरा मैक्सिमाइज केस है। तो इसमें ऑप्टिमैलिटी कंडीशन क्या है, CJ माइनस ZJ लेस देन और इक्वल्स टू 0 होने चाहिए। ये देखो ना, यहाँ पे मैंने ऑप्टिमैलिटी कंडीशन लिख दी ना, लेस देन और इक्वल्स टू 0 होने चाहिए। और मिनिमाइजेशन के केस में ऑप्टिमैलिटी कंडीशन क्या है, CJ माइनस ZJ शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। मतलब उल्टा ले लो, मैक्सिमाइजेशन के केस में लेस देन और इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, मिनिमाइजेशन के केस में मोर देन और इक्वल्स टू 0 होनी चाहिए। तो ये है आपकी ऑप्टिमैलिटी कंडीशन। तो मेरी ऑप्टिमैलिटी कंडीशन के अकॉर्डिंग CJ माइनस ZJ लेस देन और इक्वल्स टू 0 होने चाहिए, मतलब पॉजिटिव में नहीं होने चाहिए, या तो 0 होने चाहिए या तो नेगेटिव में होने चाहिए। अब यहाँ पे मेरे पास दो कंस्ट्रेंट्स, दो CJ माइनस ZJ हैं जो पॉजिटिव में है, 12 एंड 16। मतलब कि ये मेरा ऑप्टिमम सॉल्यूशन अभी तक नहीं आया है। तो जब मेरा बेसिक सॉल्यूशन ऑप्टिमल नहीं आता तो नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या बन जाता है, पढ़ो यहाँ से। सिलेक्ट द की कॉलम। आपको क्या करना है, की कॉलम सिलेक्ट करना है। अब की कॉलम मैम क्या होता है, कैसे सिलेक्ट करेंगे, तो टेक द हाईएस्ट वैल्यू इन द CJ माइनस ZJ। जो आपका CJ माइनस ZJ है ना, उसमें जो हाईएस्ट वैल्यू आई है, हमारी अब वैल्यूज कैसे आई थी, 12 16 0 और 0, ये वैल्यूज आई थी ना। अब उसमें जो हाईएस्ट वैल्यू आई है 12 मेरी, सॉरी 16 मेरी हाईएस्ट वैल्यू आई है, तो मैं इस 16 को पकड़ूंगी। द कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम इज कॉल्ड की कॉलम। जो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वाला कॉलम हो जाएगा ना, ये वाला जो इसका कॉलम होगा, इसे हम क्या कहेंगे, की कॉलम कहेंगे। फर्स्ट स्टेप ये है, जब आपने आपने देख लिया, आपने इनिशियल अपना टेबल बनाया, इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल बनाया, उसमें आपने ऑप्टिमैलिटी कंडीशन डाल के देखी, आपका जो सॉल्यूशन निकला वो ऑप्टिमल नहीं निकला है, तो आप क्या करोगे, आप की कॉलम सबसे पहले सिलेक्ट करोगे। की कॉलम मतलब कि जो मेरे पास पॉजिटिव वैल्यूज आई हैं, उसमें जो सबसे हाईएस्ट पॉजिटिव वैल्यू है ना, CJ माइनस ZJ में जो मेरे पास हाईएस्ट वैल्यू आ रही है ना, उस वैल्यू को मैं उठाऊंगी, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो मेरे पास कॉलम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, की कॉलम हो जाएगा। अगर मैम यहाँ पे मेरे पास माइनस में आई होती और ये मिनिमाइजेशन का केस होता, लेट्स से मैक्सिमाइजेशन का केस ना होता, मिनिमाइजेशन का केस होता, तो मिनिमाइजेशन की ऑप्टिमैलिटी कंडीशन क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो लेट्स से मेरे पास यहाँ पे वैल्यू आई होती -12 और -16, तो इस केस में मैं कौन सी वैल्यू उठाती, हाईएस्ट वैल्यू ही उठाती, -16 उठाती मैं यहाँ पे। ठीक है, मुझे कौन सी वैल्यू उठानी है, हाईएस्ट वैल्यू उठानी है मेरे को CJ माइनस ZJ में, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम को मैं क्या कहूंगी, की कॉलम कहूंगी। देन आपको क्या करना है, की रो सिलेक्ट करनी है। अब की रो कैसे सिलेक्ट होगी, आपको पॉजिटिव स्मॉलेस्ट वैल्यू इन रेशो कॉलम में उठानी है।
रेशो कॉलम में जो पॉजिटिव स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी ना वो उठानी है। उसके लिए फिर मैम मुझे सबसे पहले रेशो कॉलम को फिल करना पड़ेगा। रेशो कॉलम को कैसे फिल करते हैं, जो आपका सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन को आपको डिवाइड कर देना है कॉरस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू से। जो आपका की कॉलम निकला है ना, इसकी वैल्यू को इस सॉल्यूशन कॉलम के साथ आपको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, तो आपका रेशो कॉलम बन जाएगा। ठीक है, रेशो कॉलम बन गया। अभी नेक्स्ट स्टेप है की कॉलम सिलेक्ट करने के बाद मुझे रेशो कॉलम फिल करना है। रेशो कॉलम फिल करने के बाद मुझे की रो सिलेक्ट करनी है। की रो कैसे सिलेक्ट हो जाएगी मेरी, मुझे मेरे रेशो कॉलम में से पॉजिटिव स्मॉलेस्ट वैल्यू उठानी, नेगेटिव नहीं उठानी है, पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए और स्मॉलेस्ट होनी चाहिए। पॉजिटिव में तो सबसे स्मॉलेस्ट होगी, वो मैं उठाऊंगी रेशो कॉलम में से, और उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग रो को हम क्या बोल देंगे, की रो बोल देंगे। ठीक है, द पॉइंट वेयर की रो एंड की कॉलम इंटरसेक्ट इज कॉल्ड की एलिमेंट। लेट्स से ये मेरी की रो बन जाती है, तो इस पॉइंट पे जहां पे मेरे की रो और की कॉलम इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसे मैं क्या बोलूंगी, की पॉइंट बोलूंगी। क्या बोलूंगी मैं इसे, की एलिमेंट बोलूंगी मैं अपना इसे। ठीक है, तो अगर आपका सॉल्यूशन ऑप्टिमल नहीं है तो आपको ये कुछ स्टेप्स पहले परफॉर्म करने हैं। फिर उसके बाद आपको अपना इंटरेशन सेकंड बनाना है। मतलब कि फर्स्ट टेबल मेरे पास सही नहीं बना है, ऑप्टिमल नहीं बना है, तो मुझे सेकंड टेबल बनाना पड़ेगा। अभी सेकंड टेबल कैसे बनेगा, वैसे टेबल का इंटरफेस तो सेम रहेगा। यहाँ पे सीबीआई आएगा, यहाँ पे सीजे आएगा, यहाँ पे बेसिक आपने आपका डिसीजन वेरिएबल आएगा। यहाँ पे आप लिखोगे अपना वो, दैट इज योर बेसिक वेरिएबल S1 और S2। यहाँ पे आप लिखोगे अपना उसका जो आपके डिसीजन वेरिएबल है, यहाँ पे उनके कोफिशिएंट लिखोगे, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल लिखोगे, यहाँ पे ZJ निकालोगे, यहाँ पे CJ माइनस ZJ निकालोगे, यहाँ पे सोल्यूशन निकलोगे और यहाँ पे रेशो निकालोगे। बट मैम इसमें वैल्यूज क्या जाएंगी अब, ठीक है, देखो CJ की वैल्यूज तो मेरी सेम जाएंगी, कोफिशिएंट ऑफ आपके जो भी वो रहेंगे। ठीक है, CBI की वैल्यू भी आपकी सेम जाएंगी। चेंज क्या होगा, जब आप इंटरेशन 1 बना रहे हो तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एंटरिंग वेरिएबल और लीविंग वेरिएबल निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एंटरिंग वेरिएबल और लीविंग वेरिएबल निकालना पड़ेगा। अभी ना स्टेप सुन लो बेटे, आपको बहुत कंफ्यूजन हो रही है, आई नो। अभी सुनो, जब हम इसे सॉल्व करेंगे ना क्वेश्चन में, तब आपको ये प्रॉपर्ली समझ आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या है, आपको एंटरिंग वेरिएबल और लीविंग वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना है। एंटरिंग वेरिएबल क्या होता है, की कॉलम का जो वेरिएबल है उसे हम क्या कहते हैं, एंटरिंग वेरिएबल, और की रो का जो वेरिएबल है उसे हम क्या कहते हैं, लीविंग वेरिएबल। मैंने क्या बोला था, यहाँ पे मेरा की एलिमेंट बन रहा था ना, इस की एलिमेंट का जो आपका कॉलम का वेरिएबल होगा और जो रो का वेरिएबल होगा, उन्हें हम क्या कहेंगे, एंटरिंग और लीविंग वेरिएबल। जो कॉलम का वेरिएबल होगा उसे हम कहेंगे एंटरिंग वेरिएबल, और जो रो का वेरिएबल होगा उसे हम क्या कहेंगे, लीविंग वेरिएबल कहेंगे। की एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम के वेरिएबल को हम क्या कहेंगे, एंटरिंग वेरिएबल, और रो के वेरिएबल को हम क्या कहेंगे, लिविंग वेरिएबल। तो यानी कि ये वेरिएबल हमें छोड़ के जा रहा है और इसकी जगह पे कौन आ रहा है, हमारा एंटरिंग वेरिएबल आ रहा है। लेट्स से यहाँ पे अगर x2 लिखा हुआ है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x2 आ जाएगा। यहाँ पे x2 रहेगा ही रहेगा, यहाँ पे भी हमारा x2 आ जाएगा। फिर उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी उसका कोफिशिएंट होगा वो यहाँ पे आ जाएगा हमारा। ठीक है, देन एंटरिंग और लीविंग वेरिएबल बनाने के बाद हमारी सारी वैल्यूज हम पुट कर देंगे, सीबीआई की वैल्यूज पुट कर देंगे, ये तो हमारा सेम ही रहेगा ऊपर वाला। फिर हमारी बात आती है कि मैम बीच वाली जो वैल्यूज है वो कैसे बनेगी, जो हमारे मिड में ये जो अपनी ये जो आएंगी ना, क्या कहते हैं उसे, अपने कंस्ट्रेंट्स के जो कोफिशिएंट्स आएंगे वो कैसे डालेंगे, तो वो देखने वाली बात है हमारी। ठीक है, न्यू वैल्यू इन की रो वेयर की एलिमेंट एग्जिस्ट। जिस रो में आपका की एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, देखो सारे स्टेप बन के आपके, बाकी सारे स्टेप बन के, एंटरिंग वेरिएबल, न्यू वेरिएबल निकाल लिया। उसके बाद मुझे क्या करना है कि मेरे को अपने ये कंस्ट्रेंट्स की वैल्यूज डालनी है, कंस्ट्रेंट के कोफिशिएंट की वैल्यू डालनी है। तो सबसे पहले जो की एलिमेंट वाली रो है ना, मैं उसकी वैल्यू डालूंगी। सबसे पहले मैं क्या करूंगी, की एलिमेंट जिस रो में मेरे पास की एलिमेंट है उसमें मैं वैल्यू डालूंगी। उसमें क्या वैल्यू डालेगी, उसका फॉर्मूला है ओल्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय की एलिमेंट। जो मेरे पास ओल्ड वैल्यू थी उसे मैं डिवाइड कर दूंगी की एलिमेंट की वैल्यू के साथ, और मेरी की एलिमेंट वाली रो की न्यू वैल्यूज मेरे पास बन के आ जाएंगी। उसके बाद जो मेरी बाकी रोज बचेंगी उनकी वैल्यूज मुझे कैसे बनानी है, उसके लिए मेरे पास दूसरा फॉर्मूला है, ओल्ड वैल्यू माइनस कॉरेस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू। जो ओल्ड वैल्यू मुझे दे रखी है उसमें मैं माइनस करूंगी उसके कॉरेस्पॉन्डिंग की कॉलम की वैल्यू, और मल्टीप्लाई करूंगी कॉरेस्पॉन्डिंग न्यू रो की वैल्यू। चलो अभी ना हमने पढ़ लिया, अब ना हम इसे ना अच्छे से सोल्यूशन में ही समझते हैं, फिर हमें ज्यादा अच्छे समझ आएगा। मैंने आपको पहले रीड इसलिए करवा दिया ताकि आपको बेसिक इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कैसे सॉल्व करना है, ताकि बाद में जब मैं सॉल्व करवाऊं तो आपको कंफ्यूजन ना हो। फर्स्ट स्टेप हमने क्या किया, सबसे पहले हमने इनइक्वालिटीज को इक्वालिटीज में कन्वर्ट किया।
उसके लिए मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म इंट्रोड्यूस किया, स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया S1 एंड S2। अगर मैंने कंस्ट्रेंट में स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया है तो कॉरेस्पॉन्डिंगली मैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन में भी स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करूंगी विद द जीरो वैल्यू, ताकि मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन बिल्कुल ना हिले। फिर उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे अपना इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल बनाना है। इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल का फॉर्मेट हमारे पास ये रहा, ठीक है। उसमें मुझे यहाँ पे सीबीआई वैल्यू डालनी है, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल। यहाँ पे मुझे बेसिक वेरिएबल डालने हैं, यहाँ पे मुझे डिसीजन वेरिएबल डालने हैं, यहाँ पे मुझे डिसीजन वेरिएबल के कोफिशिएंट्स डालने हैं, यहाँ पे मुझे सॉल्यूशन डालना है, यानी कि मेरे राइट हैंड साइड वाली वैल्यूज डालनी है। यहाँ पे जेड जे निकल जाएगा। जेड जे कैसे निकलता है, सबमिशन ऑफ सीबीआई इनटू कोफिशिएंट ऑफ कंस्ट्रेंट्स, ठीक है। देन यहाँ पे सीजे और माइनस जेड जे निकाल लेना है। उसके बाद मुझे चेक करनी है ऑप्टिमेलिटी कंडीशन। ऑप्टिमेलिटी कंडीशन दो है हमारे पास। मैक्सिमाइजेशन के केस में हमारी ऑप्टिमलिटी कंडीशन है कि आपका सीजे माइनस जेड जे शुड बी लेस देन और इक्वल टू जीरो होना चाहिए। और मिनिमाइजेशन के केस में हमारी ऑप्टिमलिटी कंडीशन है सीजे माइनस जेड जे शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो अभी हमारे मैक्सिमाइजेशन का केस है, तो मेरी ऑप्टिमलिटी कंडीशन ये है। पर ऑप्टिमलिटी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पे 12 वैल्यू आ रही है, यहाँ पे 16 वैल्यू आ रही है, जो कि मोर देन जीरो है, लेस देन जीरो होनी चाहिए थी। तो अभी मैं क्या करूंगी, मेरे को इंटरेशन बनाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले इंटरेशन बनाने के लिए मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले फर्स्ट स्टेप मेरा है, मुझे की कॉलम डिसाइड करना है। क्या करना है, की कॉलम डिसाइड करना है। की कॉलम क्या बनेगा, जो मेरी हाईएस्ट वैल्यू आ रही है। हाईएस्ट वैल्यू कौन सी आ रही है, मेरी 16। इस वैल्यू को मुझे उठाना है, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो मेरे पास कॉलम बन जाएगा उसे मैं क्या कहूंगी, मैं इसे इरेज कर देती हूँ ना, ताकि साफ सुथरा रहे हमारा, आपको समझ आए। ये देखो, ये जो 16 के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ये बन जाएंगी, इसे हम क्या कहेंगे, की कॉलम कहेंगे। इसे हम क्या कहेंगे, की कॉलम कहेंगे। यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ये हमारा क्या है, की कॉलम बन गया ये हमारा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, मुझे रेशो वाली कॉलम को फिल करना है। रेशो वाली कॉलम कैसे फिल होती है, सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय की कॉलम की वैल्यू, ठीक है। सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय की कॉलम की वैल्यू। सॉल्यूशन क्या है, 120 डिवाइडेड बाय 20 कर दो, कितना आ जाएगा आपका, ये देखो 120 डिवाइडेड बाय 20 कितना आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे 6 वैल्यू आ जाएगी। एंड यहाँ पे 80 डिवाइडेड बाय 8 करोगे, यहाँ पे कितनी वैल्यू आ जाएगी आपके पास, रेशो की 10 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये मैंने क्या किया, सबसे पहले की कॉलम बनाया, उसके बाद मैंने रेशो की वैल्यूज को फिल कर दिया। नेक्स्ट स्टेप मेरे पास इसमें क्या है, जो मेरे पास रेशो में वैल्यूज है उसमें जो पॉजिटिव में स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी, पॉजिटिव में स्मॉल, दोनों ही पॉजिटिव है, इनमें स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है मेरे पास, 6। इसके कॉरस्पॉन्डिंग वाली रो को मैं क्या कह दूंगी, की रो। इस रो को मैं क्या कह दूंगी, ये मेरे पास है की रो, ठीक है। अब जिस पॉइंट पे ये की कॉलम एंड की रो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उस पॉइंट को मैं क्या कह दूंगी, की एलिमेंट। क्या कह दूंगी, की एलिमेंट। ये थी मेरे पास की कॉलम, ठीक है। समझ आया, की रो, की एलिमेंट एंड की कॉलम मैंने यहाँ पे बना लिए हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है मेरा, नेक्स्ट स्टेप में मुझे न्यू इंटरेशन बनानी है। क्या बनानी है, मुझे न्यू इंटरेशन बनानी है। तो ऐसा करते हैं, इसके नीचे ही बनाते हैं। आप लोग भी न्यू टेबल बना लो सारे मेरे साथ, न्यू इंटरेशन बनाएंगे अभी हम यहाँ पे। देखो बेटा जी, न्यू इंटरेशन कैसे बनेगी, यहाँ पे सबसे पहले तो मेरा सीबीआई आएगा, यहाँ पे सीजे आएगा, यहाँ पे मेरा डिसीजन वेरिएबल आएगा, यहाँ पे बेसिक वेरिएबल आएगा, यहाँ पे जेड जे, यहाँ पे सीजे माइनस जेड जे, हेयर सॉल्यूशन, और यहाँ पे अगेन क्या आ जाएगा, रेशो आ जाएगी मेरी। क्या आ जाएगा, रेशो आ जाएगी मेरी यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले मुझे क्या करना है, अब न्यू इंटरेशन बनाने से पहले मुझे एंटरिंग वेरिएबल और लीविंग वेरिएबल डिफाइन करने पड़ेंगे। तो की कॉलम में जो वेरिएबल होता है उसे मैं क्या कहती हूँ, उसे मैम मैं कहती हूँ
एंटरिंग वेरिएबल, की कॉलम का मेरा वेरिएबल कौन सा है, ये है ना मेरे पास की कॉलम का वेरिएबल। की कॉलम के कॉरेस्पॉन्डिंग, की एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग जो मेरे पास वेरिएबल आ रहा है वो कौन सा है, 16। तो ये मेरे पास कौन सा वेरिएबल हो जाएगा, एंटरिंग वेरिएबल। और की एलिमेंट के जो कॉरेस्पॉन्डिंग रो में वेरिएबल आ रहा होता है उसे मैं क्या कहती हूँ, लीविंग वेरिएबल। क्या कहती हूँ, लीविंग वेरिएबल। मतलब कि x1 मुझे छोड़ के जाएगा और उसकी जगह पे कौन आएगा, x2 आएगा मेरे पास। ठीक है, क्या आएगा, x2 आएगा। s1 की जगह पे इस बार मेरे पास क्या आ जाएगा, x2 आ जाएगा। बाकी मेरा s2 तो सेम ही रहेगा और यहाँ पे x1 भी सेम रहेगा। बाकी ऊपर वाली चीज पूरी मेरी सेम रहेगी, x1, x2, s1 एंड s2, 0 0, यहाँ पे 12 और यहाँ पे 16। अभी मैं इन जो मेरे पास ये मैंने यहाँ पे बेसिक वेरिएबल लिखे हैं इनके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या लिख लूंगी, उनके कॉफिशिएंट लिख लूंगी। अभी x2 का कॉफिशिएंट मेरे पास यहाँ पे क्या है, x2 का कॉफिशिएंट है 16 और s2 का कॉफिशिएंट क्या है मेरे पास 0। ठीक है, अब मुझे क्या लिखना है, ये मेरा ऊपर ऊपर वाली सारी चीजें बन गई। अब मुझे बीच में कंस्ट्रेंट्स के कॉफिशिएंट्स लिखने हैं। तो इनकी होगी अब वैल्यू चेंज, कैसे होगी, सबसे पहले क्या वैल्यू लेनी है, सबसे पहले मुझे देखना है जिस रो में मेरे पास की एलिमेंट है सबसे पहले मैं उस रो को ही उठाऊंगी। जिस रो में मेरे पास की एलिमेंट है सबसे पहले मैं उस रो को उठाऊंगी। ये देखो मैंने यहाँ पे भी ऐसे लिखा हुआ है ना, वेयर की एलिमेंट एग्जिस्ट, जहां पे मेरे पास की एलिमेंट है मैं सबसे पहले उस रो को उठाऊंगी और वहां पे वैल्यूज कैसे बनाऊंगी, ओल्ड वैल्यू डिवाइडेड बाई की एलिमेंट। की एलिमेंट कौन सा मेरे पास 20। अब इस 20 को मैं ओल्ड वैल्यू के साथ डिवाइड करती जाऊंगी। ओल्ड वैल्यू क्या है मेरे पास यहाँ पे 10, 10 डिवाइडेड बाई 20 इज 0.5। तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ जाएगी ओल्ड वैल्यू डिवाइडेड बाई की एलिमेंट वैल्यू 10 डिवाइडेड बाई 20। तो हम ना यहाँ पे पॉइंट्स में लिखने की जगह, क्योंकि पॉइंट्स में लिखने ना तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, पॉइंट्स में चीजें निकलने शुरू हो जाएंगी। आपको पता है आप किसी भी चीज को पॉइंट्स में लिखोगे तो कॉम्प्लिकेटेड होनी शुरू हो जाती हैं चीजें। तो हम इसे ना अपॉन्स में लिख लेंगे, मतलब कि 10 डिवाइडेड बाई 20 को ऐसे ही लिख लेंगे, बस कट कर लेते हैं, जीरो के साथ जीरो कट गया, क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे कैसे आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। नेक्स्ट वैल्यू क्या है, 20 डिवाइडेड बाई 20 कितना आ जाएगा 1। नेक्स्ट 1 डिवाइडेड बाई 20। नेक्स्ट 0 डिवाइडेड बाई 20 कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, किसी भी वैल्यू को अगर आप जीरो के साथ मल्टीप्लाई करो, जीरो के साथ डिवाइड करो तो कितना आता है आपका, 0 ही आता है। ये हो गई हमारी की रो की वैल्यूज। ठीक है, जब मुझे न्यू इंटरेशन बनाना है अपना, तो उसमें सबसे पहले तो मुझे एंटरिंग और लीविंग वेरिएबल ढूंढने हैं और उस हिसाब से अपना ऊपर वाली चीजें लिख लेनी है। उसके बाद जो मुझे अंदर की कंस्ट्रेंट्स के कोफिशिएंट लिखने हैं उसमें सबसे पहले मुझे जो आपकी की रो है उसकी वैल्यू लिखनी है, क्योंकि की रो का हमारा सिंपल सा फॉर्मूला है ओल्ड एलिमेंट डिवाइडेड बाई की एलिमेंट। तो ये हो गई मेरी की रो की वैल्यू। अब जो नॉन की रो है मेरे पास उनकी वैल्यूज मुझे कैसे निकालनी है, देखो नॉन नॉन की रो की फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ओल्ड वैल्यू माइनस कॉरेस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू। देखो ऐसा करती हूं मैं, आपको मुझे ना यहाँ पे कंपैरिजन साथ में दिखाना पड़ेगा। तो हम ऐसा करते हैं, इस शीट को ना हम नेक्स्ट पेज पे ले जाते हैं। ये देखो नॉन की रो का फॉर्मूला मेरे पास क्या है, ओल्ड वैल्यू, मैं वहीं से उठा लेती हूँ। ये है मेरे पास ओल्ड की जो आपकी नॉन की रो है उनका फॉर्मूला, ओल्ड वैल्यू माइनस करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू। अब मेरे पास ओल्ड वैल्यू क्या है, ओल्ड वैल्यू यहाँ पे मेरे को दे रखी है 8801, 8801, ये ओल्ड वैल्यू मेरे को दे रखी है। ओल्ड वैल्यू को मैं माइनस करूंगी की कॉलम की वैल्यू से, यानी कि फर्स्ट मेरे पास क्या आ जाएगा 8 माइनस की कॉलम की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे क्या है 8, 8 माइनस 8 इनटू कॉरस्पॉन्डिंग न्यू रो की वैल्यू, जो इसके कॉरस्पॉन्डिंग न्यू रो है यहाँ पे ये वैल्यू आएगी ना, इसके कॉरस्पॉन्डिंग न्यू रो कौन सी है हमारी, ये है। तो इसकी क्या वैल्यू है मेरे पास 1/2 इंटू 1/2 आ जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे, सेकेंड वैल्यू भी ऐसे बन जाएगी। ओल्ड वैल्यू क्या है मेरे पास, ओल्ड वैल्यू है मेरे पास 8 माइनस इसके
करस्पॉन्डिंग की कॉलम की वैल्यू 8, और इसके की कॉलम की वैल्यू मेरे पास क्या है, 8 ही है, माइनस 8 इंटू न्यू रो की वैल्यू क्या है मेरे पास, 1, देन फिर से 0 माइनस इसके करस्पॉन्डिंग की कॉलम की वैल्यू क्या है मेरे पास, 8 इंटू न्यू रो की वैल्यू क्या है, 1/20। फोर्थ क्या आ गया मेरे पास, 1 माइनस 8 इंटू न्यू रो की वैल्यू क्या है मेरे पास, 0। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे और हम इसके ऊपर वैल्यूज लिख लेंगे। सबसे पहले इसे सॉल्व करते हैं। 8 माइनस, इसे आप कैलकुलेटर पे ही सॉल्व करो, 1/2 इंटू 8 माइनस 8 इज 4, देन 8 इंटू 1, 8 माइनस 8 इज 0, ये आ जाएगा आपका 1/20 इंटू 8 इज 0.4, 0.4, 0 माइनस 0.4 इज कितना, माइनस 0.4 आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास। एंड सेकंड में क्या आ जाएगा, 8 इंटू 0, 0, 1 माइनस 0 इज 1 आ जाएगा यहाँ पे। कैसे वैल्यू आ जाएगी, 4, 0, 2 इंटू 8, 4, 0, और इसे ना हम पॉइंट्स में नहीं लिखेंगे, हम इसे वैसे ही लिख देंगे। तो पहले ये लिख लेते हैं, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास यहाँ पे, 1 वैल्यू आ जाएगी इसकी यहाँ पे। ठीक है, तो कैसे आ जाएगा ये हमारा, 8 इंटू 1/20 लिख रखा है, माइनस 0 लिख रखा है, 2 10 जा 20, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, कितना आ जाएगी यहाँ पे वैल्यू, 2/5 आ जाएगी मेरी इसकी वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 2/5। न्यू मेरे कोएफिशिएंट ऑफ कंस्ट्रेंट बन गया, सिंपल है। जो आपका सबसे पहले आपको की रो की वैल्यू लिखनी है, की रो की वैल्यू कैसे आ जाएगी, ओल्ड एलिमेंट डिवाइडेड बाय की एलिमेंट। न्यू रो की जो वैल्यू आपकी नॉन की रोज है उनकी वैल्यू आपको कैसे लिखनी है, ओल्ड वैल्यू माइनस करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू इनटू करस्पॉन्डिंग की करस्पॉन्डिंग न्यू रो वैल्यू। ठीक है, इस तरह से आपके नॉन की रोज की वैल्यूज भी आ जाएगी। सोल्यूशन की वैल्यू तो हमारी सेम ही रहेगी, क्या वैल्यू थी सोल्यूशन की, 120 एंड 80। अब ऐसा करते हैं, वो वाला टेबल हटा देते हैं और वैल्यू वही लिख देते हैं, 402/5 1, 402/5 और 1 यहीं पे लिख देते हैं ना, हम एक ही टेबल बनाते हैं और इसे हटा देते हैं। चलो, नेक्स्ट मुझे क्या निकालना है, नेक्स्ट मुझे निकालना है जेड। जेड से कैसे निकलेगा, सी बी आई इंटू आपका जितने भी कंस्ट्रेंट है उसका टोटल लिखते जाना है। 16 इंटू 1/2, 1/2 इंटू 16 इज 8, 16 इंटू 1 16, 1/20 इंटू 16 इज 0.8, और 16 इंटू 0 0, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, सॉरी, हाँ, तो यहाँ पे 0 इंटू 4 करोगे 0 ही आएगा, 0 इंटू 0 करोगे 0 ही आएगा, तो सब 0 जाएगा, तो प्लस करोगे तो आपका ऊपर वाली वैल्यूज ही रहेगी। ठीक है, अब सीजे माइनस जेड से निकाल लो, 12 माइनस 8 इज 4, 16 माइनस 16 इज 0, 0 माइनस 0.8 इज माइनस 0.8, और 0 माइनस 0 इज 0। ठीक है, अब मेरे को बताओ आपका मैक्सिमाइजेशन के केस में ऑप्टिमलिटी कंडीशन क्या थी, सीजे माइनस जेड जे शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो सीजे माइनस जेड जे या तो 0 होना चाहिए या तो नेगेटिव में होना चाहिए। 0 है, नेगेटिव में है, 0 है, यहाँ पे पॉजिटिव में आ गया, तो यहाँ पे दिक्कत होगी, तो मुझे एक और न्यू इंटरेक्शन बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, जो मेरे पास मोस्ट हाईएस्ट वैल्यू है जो मेरे पास, दैट इज 4, इस वैल्यू को मुझे उठाना है, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो मेरे पास कॉलम है उसे मैं क्या नाम दे दूंगी, ई कॉलम का नाम दे दूंगी। अब मुझे रेशो वाला पार्ट फिल करना है। रेशो वाला पार्ट में कैसे फिल करूंगी, ई कॉलम की वैल्यू डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन की वैल्यू। ठीक है, 1.2, 1 divided by 2 is 0.5 divided by 120, 2 sorry, 120 divided by 0.5 is 240, और यहाँ पे कैसे आ जाएगा मेरा, 80 divided by 4 is 20। ठीक है, अब मेरे पास जो स्मॉलेस्ट रेशो में जो पॉजिटिव वैल्यू होगी उसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू उठानी है, दैट इज 20, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग रो को क्या बोल देंगे हम, की रो बोल देंगे। और जिस पॉइंट पे
ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उसे मैं क्या बोल दूंगी, की एलिमेंट बोल दूंगी मैं इस पॉइंट को। ठीक है, की रो निकल गया, की एलिमेंट निकल गया, की कॉलम निकल गया। अब मैं क्या करूंगी, न्यू इंटरेक्शन बनाऊंगी। न्यू इंटरेक्शन बनाने के लिए मुझे लीविंग वेरिएबल और एंटरिंग वेरिएबल चाहिए। तो आपके की एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग कॉलम के वेरिएबल को हम क्या कहते हैं, एंटरिंग वेरिएबल, और करस्पॉन्डिंग रो के वेरिएबल को हम क्या कहते हैं, लीविंग वेरिएबल। तो ये लीविंग वेरिएबल जाएगा और इसकी जगह पे मेरा कौन सा वेरिएबल आएगा, एंटरिंग वेरिएबल आएगा। ठीक है, चलो यहाँ पे बनाते हैं हम फिर से टेबल। तो यहाँ पे एंटर कौन सा वेरिएबल करेगा, मेरा x1 वेरिएबल एंटर करेगा, उसके कोफिशिएंट क्या है मेरे पास 12। ठीक है, बाकी सारा तो वैसे का वैसे सेम रहेगा। अब मुझे बीच में डालने हैं मेरे कंस्ट्रेंट ये कोफिशिएंट। तो वो कैसे बनेंगे, सबसे पहले मुझे की रो वाली वैल्यूज डालनी है। की रो मेरे पास कौन सी है, दिस वन इज माई की रो। अब इसकी सबसे पहले मैं वैल्यूज डालूंगी। की रो की वैल्यू कैसे डलेगी, ओल्ड वैल्यू डिवाइडेड बाई की एलिमेंट वैल्यू। ओल्ड वैल्यू कितनी है 4, की एलिमेंट वैल्यू कितनी है 4, 4 डिवाइडेड बाई 4 1, 1 आ जाएगा। नेक्स्ट में मेरे पास क्या है, ओल्ड वैल्यू है मेरे पास 0, 0 डिवाइडेड बाई की एलिमेंट की वैल्यू 4, 0 डिवाइडेड बाई 4 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट मेरे पास क्या है, 2/5 है मेरे पास। यहाँ पे ओल्ड एलिमेंट और की एलिमेंट क्या है मेरे पास 4, तो ये कैसे आ जाएगा, 2/5 डिवाइडेड बाई 4/1, 2/5 इंटू 1/4 आ जाएगा। ये ऊपर चला जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा ना, मतलब रेसिप्रोकल हो जाएगा ना इसका। तो ये कैसे आ जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई 20, 2 1 जा 2 एंड 2 10 जा 20। ठीक है, सिंपल इक्वेशन थी, 1/10 आ जाएगा। यहाँ पे आएगा 0 और यहाँ पे आ जाएगा 1/10। नेक्स्ट आपके पास ओल्ड एलिमेंट क्या है 1 और की एलिमेंट क्या है 4, 1 डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगा यहाँ पे मेरी वैल्यू। नेक्स्ट मुझे क्या लिखने हैं, नॉन की रोज की वैल्यू लिखनी है। क्या लिखनी है मुझे, नॉन की रोज की वैल्यू लिखनी है। नॉन की रोज की वैल्यू मेरे पास कैसे निकलती है, फॉर्मूला है मेरे पास, ओल्ड वैल्यू माइनस की कॉलम वैल्यू इनटू न्यू रो वैल्यू, इनटू न्यू रो वैल्यू। यानी कि मुझे सबसे पहले चाहिए ओल्ड वैल्यू। ओल्ड वैल्यू क्या है मेरे पास, ओल्ड वैल्यू है मेरे पास 1/2 माइनस की कॉलम की वैल्यू क्या है मेरे पास 1/2 इंटू क्या हो जाएगी, न्यू वैल्यू हो जाएगी 1/2 माइनस 1/2 इंटू न्यू वैल्यू क्या है मेरे पास 1। ये बन जाएगी मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन मेरे पास क्या बन जाएगी, ओल्ड वैल्यू यानी कि 1 माइनस कॉरेस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू 1/2, 1 माइनस 1/2 इंटू न्यू रो की वैल्यू क्या है मेरे पास 0। थर्ड क्या बन जाएगा, ओल्ड वैल्यू क्या है मेरे पास 1/20, करस्पॉन्डिंग की कॉलम की वैल्यू 1/2, 1/20 और देन है 0, 1/20 माइनस की कॉलम की वैल्यू क्या है 1/2 इंटू न्यू वैल्यू मेरे पास क्या आई है 1/10, और यहाँ पे 0 माइनस 1/2 इंटू न्यू रो की वैल्यू क्या आई है मेरे पास 1/4। इसे सॉल्व करके मैं अब ऊपर वैल्यूज लिख लूंगी, यहाँ पे वैल्यूज लिख लूंगी और फिर से जेड जे निकाल लूंगी, फिर सी जे माइनस जेड जे निकाल लूंगी। ये देखो मैंने यहाँ पे वैल्यूज कैलकुलेट कर ली है। ठीक है, आप लोग भी वैल्यूज कैलकुलेट करना, नॉर्मल जैसे मैथ में हम निकालते हैं वैसे मैंने यहाँ पे निकाल दिया। वो जिसको नहीं समझ आया वो वीडियो पोस्ट करके यहाँ से देख सकता है कैसे निकल गई है। ठीक है, और मैंने यहाँ पे ऊपर वैल्यूज भी पुट कर दिया। अब मैं क्या करूंगी, जेड से निकालूंगी। 16 इंटू 0 0, 12 इंटू 1 12, प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। 16 इंटू 1 16, 12 इंटू 0 0, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। 1 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 16 1.6, यहाँ पे आया मेरे पास 1.6। 1 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 16 किया तो 1.6 आया, और यहाँ पे किया 1 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 12 इज माइनस 1.2 आया। 1.6 प्लस माइनस 1.2 इज 0.4,
तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -0.4 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा आपका, 16 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 8, 0.25 इंटू 16, यहाँ पे -2 आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 12 इज 3 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, -2 + 3 कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास, 1 आ जाएगा। 0 - 1 कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास -1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बेटा जी, क्या यहाँ पे मेरे पास ऑप्टिमलिटी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? यस मैम, सेटिस्फाई हो रही है। क्यों? क्योंकि मेरी ऑप्टिमलिटी कंडीशन मैक्सिमाइजेशन के केस में क्या है, या तो 0 होना चाहिए मेरे पास CJ माइनस ZJ, या तो -1 होना चाहिए। तो यहाँ पे CJ माइनस ZJ 0 है, माइनस में है। ठीक है, या तो माइनस होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए ना, तो यहाँ पे मेरे पास नेगेटिव में है और 0 में। दैट इज कि मेरा ये जो सोल्यूशन है, ये ऑप्टिमल सोल्यूशन मेरे पास निकल गया है। सिंपल एक्स मेथड का यहीं तक आपको सोल्यूशन करना होता है। ठीक है, क्या किया मैंने बेटा जी, एक बार सम अप कर देते हैं हम इसे। हमने सबसे पहले क्या किया कि अपनी इक्वेशन को, इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में चेंज किया। उससे भी पहले हमने देखा कि जो हमारा जो हमें यहाँ पे डिसीजन वेरिएबल्स, यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स दे रखे हैं ना, ये मोर देन वाले कि लेस देन वाले हैं। अगर तो लेस देन वाले हैं तो वेल एंड गुड, अगर मोर देन वाले तो हम उसे कन्वर्ट करेंगे किसमें, लेस देन वाले में कन्वर्ट करके लेंगे सबसे पहले उसे। देन मैंने देखा कि मेरे को नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट फुलफिल हो रही है। यस मैम, नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट मेरी फुलफिल हो रही है। तो अगर नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट फुलफिल हो रही है तो ठीक है, अगर नहीं हो रही होती तो अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल लगाते, जो कि हमें इस बार सिलेबस में नहीं है। फिर हमने क्या किया, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया अपने एलएलपी को, यानी कि स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करके। फिर हमने इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल बनाया। इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल में यहाँ पे सीडीआई, सीजे, डिसीजन वेरिएबल डाले, स्लैक वेरिएबल डाले, कंस्ट्रेंट्स की वैल्यूज डाली, सॉल्यूशन की वैल्यू डाली, रेशियो निकाली, जेडजे, सीजे माइनस जेडजे सब निकाला। टेबल फुलफिल करने के बाद पूरा, फिर मैंने देखा कि जो मेरी ऑप्टिमलिटी कंडीशन है वो क्या है। मैक्सिमाइजेशन के केस में ऑप्टिमलिटी कंडीशन है CJ माइनस ZJ शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, और मिनिमाइजेशन के केस में ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। फिर अगर मेरी ऑप्टिमलिटी कंडीशन नहीं सेटिस्फाई कर रही होती है तो मुझे हाईएस्ट वैल्यू उठानी होती है मेरे CJ माइनस ZJ में से। उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम को हम क्या कहते हैं, की कॉलम कहते हैं। फिर मुझे रेशियो की वैल्यू फिल कर देनी है, की कॉलम डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन करके मुझे क्या मिल जाएगी, मेरी रेशियो की वैल्यूज मिल जाएगी। सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय की कॉलम करके मुझे रेशियो की वैल्यूज मिल जाएगी। फिर उसके बाद मुझे जो पॉजिटिव स्मॉलेस्ट रेशियो होगी ना, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग रो को मैं क्या कहूंगी, की रो कहूंगी। और जहां पे ये मेरे की रो एंड की एलिमेंट इंटरसेक्ट करेंगे, की रो और की कॉलम इंटरसेक्ट करेंगे, उस एलिमेंट को मैं क्या कहूंगी, की एलिमेंट कहूंगी। की एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम की वेरिएबल को हम क्या कहते हैं, एंटरिंग वेरिएबल, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग रो के वेरिएबल को क्या कहते हैं, लीविंग वेरिएबल। मतलब कि लीविंग वेरिएबल की जगह पे अब एंटरिंग वेरिएबल आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे x2 आ गया था और उसका ही कोफिशिएंट हमने यहाँ पे लिखा था। फिर हमारा न्यू इंटरिम बन जाएगा, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी, कंस्ट्रेंट वाली वैल्यू चेंज होगी। कंस्ट्रेंट एज वेल एज सोल्यूशन वाली वैल्यू चेंज होगी बेटा जी। यहाँ पे मैंने सोल्यूशन वाली वैल्यू चेंज नहीं की ना, सोल्यूशन वाली वैल्यू भी वैसे ही चेंज होगी। कैसे चेंज होगी, सबसे पहले मुझे न्यू जो मेरी वो वाली रो है ना, जिसमें की रो है मेरी, की रो की सबसे पहले मैं वैल्यू चेंज करूँ। की रो मेरे पास कौन सी है, ये की रो का मेरे पास फॉर्मूला क्या है, की रो का मैम मेरे पास फॉर्मूला है ओल्ड एलिमेंट डिवाइडेड बाय की एलिमेंट। 10 डिवाइडेड बाय 20, 1/2 लिख दिया मैंने, 20 डिवाइडेड बाय 20 1 आ गया। आप जब भी टेबल बना रहे हो हमेशा ट्राई करो कि पॉइंट में कभी मत लिखो, क्योंकि पॉइंट आपके लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा सॉल्व करना। ठीक है, तो इसलिए हम इसे नॉर्मली लिखते हैं, पॉइंट में लिख सकते हो, आपकी मर्जी है वैसे। देन 1 डिवाइडेड बाय 20 इज 1/20, 0 डिवाइडेड बाय 20 इज 0। एंड इसे भी सॉल्यूशन को भी वैसे ही करेंगे, 120 डिवाइडेड बाय 20, यहाँ पे लिखना रह गया था सॉल्यूशन वाला, 6 आ जाएगा। ठीक है, और उसी तरह से नेक्स्ट नो, फिर ये हमारी होगी जो की रो है मेरे पास, उसकी वैल्यू ये फॉर्मूले से निकलेगी। जो नॉन की रो है उसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, क्या फॉर्मूला है उसके लिए मेरे पास, तो उसके लिए मेरे पास फॉर्मूला है ओल्ड वैल्यू माइनस की कॉलम वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई न्यू रो वैल्यू। जो मेरे पास ओल्ड वैल्यू है, उस ओल्ड वैल्यू यानी कि 8 माइनस करूंगी जो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू, क्या की कॉलम वैल्यू है 8, मल्टीप्लाई बाय जो न्यू रो में आपने वैल्यू लिखी है ना, दैट इज यहाँ पे मैंने कौन सी न्यू रो में वैल्यू लिखी थी, 1/2 लिखी थी, उसके साथ में मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो ये जो मेरी वैल्यू निकलेगी वो मैं यहाँ पे अपनी नॉन की रो में निकालती जाऊंगी। उसी तरह से ये वैल्यू सोल्यूशन में भी लिखूंगी मैं सेम। सोल्यूशन की वैल्यू कैसे आ जाएगी, ओल्ड वैल्यू 80 माइनस की कॉलम वैल्यू 8 इंटू न्यू वैल्यू हमारे पास क्या है 6, 8 इंटू 6 इज 48, 80 माइनस 48 इज 32। यहाँ पे हमारा क्या आना था, 32 आना था सोल्यूशन की वैल्यू। ठीक है, और फिर उसके बाद हम अगेन ZJ निकाल लेंगे, CJ माइनस ZJ निकाल लेंगे। CJ माइनस ZJ अगर मेरे पास कोई भी पॉजिटिव आ जाता है तो उस केस में मेरा अगेन ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि मैक्सिमाइजेशन का केस है। तो उसके वही स्टेप दोबारा फॉलो करेंगे।
पूरा की कॉलम निकालेंगे, रेशो बनाएंगे, की रो निकालेंगे, की एलिमेंट निकालेंगे, एंटरिंग लिविंग वेरिएबल बनाएंगे, देन उसके बाद कंस्ट्रेंट्स लिखेंगे, और जब तक मेरा ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं आ जाता है टिल देन मैं ये अपने स्टेप्स फॉलो करूंगी। और इसी के साथ मेरा ये वाला सिंपलेक्स मेथड का क्वेश्चन भी हो जाता है खत्म। ठीक है, हमारे पास कुछ और क्वेश्चन है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है। ये है आपके पास मिनिमाइजेशन का क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लो। अभी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगी जिसमें सिर्फ सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे होंगे ये वाले। पहले आपको ये वीडियो देखनी है और उसके बाद इसको सॉल्व करके देखना है, ये आपके होमवर्क क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन। एंड एक सेकेंड, ये क्वेश्चन ऊपर नीचे चला गया। अरे यार क्या हो रहा है। वेट अ सेकेंड बेटा जी। ये देखो, ये है आपके पास क्वेश्चन और ये उसका ऊपर टेबल दे रखा है। ठीक है, इन्होंने क्या बोला हुआ है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये आपके मॉड्यूल का क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन बताओ, और मतलब आपको पूरी एलएलपी पहले बनानी है, फिर उसके बाद उसको सिंपलेक्स टेबल में फॉर्म करके दिखाना है, मतलब सॉल्व नहीं करना है, जस्ट सिंपलेक्स टेबल बना के छोड़ देना है इसमें। ठीक है, एक ये है आपका होमवर्क क्वेश्चन, दिस वन इज योर होमवर्क क्वेश्चन, ट्राई करना, मे बी आप लोगों से बन जाए। इसमें क्या करना है, आपको ओरिजिनल कंस्ट्रेंट बताने हैं, इसमें इक्वेशन बनानी है। बेटा आपको ना सिंपलेक्स मेथड का टेबल दे रखा है, इसमें आपको क्या बनानी है, इक्वेशन बना के देनी है उन्हें। ठीक है, ट्राई करना, मे बी बन जाए, नहीं तो सोल्यूशन वीडियो तो आएगी ही इसकी। उसके बाद एक ये क्वेश्चन है आपके पास, इसको प्रॉपरली आपको पूरा इक्वेशन में डालना है, देन इसे सॉल्व करना है सिंपलेक्स मेथड से, अपना ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकाल के देना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके होमवर्क क्वेश्चन, ये आज क्लास देखने के बाद ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, उसके बाद इसकी आपको सॉल्यूशन वीडियो मिल जाएगी जिससे आप इन्हें क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।